हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फार्मा डिकोडेड। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट 1 का पार्ट 1। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है? तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को हम कह सकते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या ब्रांच ऑफ फार्मेसी होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं किसी भी ड्रग की जो हमारी क्वालिटी कैसी है, प्योरिटी कितनी है, देन उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ये सब जो हम पढ़ते हैं वो हम अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ते हैं। और ये हम जो क्वालिटी, प्योरिटी, कंसंट्रेशन ये हम पता लगाएंगे। वो कैसे पता लगाएंगे? किसी भी केमिकल या इंस्ट्रूमेंटल मेथड की हेल्प से ये हम पता लगाएंगे। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो इसमें हम पढ़ते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनालिसिस के साथ कैसे डील करना है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका जो मेन पर्पस होता है जो हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का होता है कि किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सैंपल की जो हमारी केमिकल कंपोजिशन है उसे चेक करना है, वेरीफाई करना कि वो ऑफिशियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब ऑफिशियल स्टैंडर्ड हमें कहाँ से पता चलेगा? तो वो हमारी फार्माकोपियाज में दे रखा होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की होती है। देखते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ टाइप्स भी होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मेनली ब्रांचेस या टाइप्स मेनली कह सकते हैं हम। तो टाइप्स क्या होते हैं? जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस व किसी भी जो हमारा सैंपल है उसमें जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस है या नहीं, वो प्रेजेंट है या नहीं है। और ये हम कैसे देखते हैं? उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू देखते हैं हम। फिजिकल टेस्ट करेंगे, केमिकल टेस्ट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ इस सैंपल में ये सब्सटेंस है। देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है? जो हमारे वेरियस वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं सैंपल में, हम उनकी क्वांटिटी चेक करते हैं, लाइक कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद होते हैं सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। मतलब ये उस टाइप के केमिकल टेस्ट होते हैं जो अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया दे देते हैं, एक बता देते हैं अप्रॉक्स के कितना अमाउंट, कितनी कंसंट्रेशन होगी इस सब्सटेंस की, पर कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे देते हैं। उसे हम बोलते हैं सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। अगर हम देखें स्कोप क्या क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के, तो ये ड्रग की सेफ्टी, क्वालिटी, एफिकेसी, इन सबको इंश्योर करता है कि ड्रग सेफ है या नहीं, वो प्योर है या नहीं, एफिकेशियस है या नहीं। प्लस ड्रग की फॉर्मुलेशन में, उसका स्टैंडर्डाइजेशन में और क्वालिटी कंट्रोल में भी हेल्प करता है। देन रिसर्च, डेवलपमेंट और रेगुलेटरी अप्रूवल में भी हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूज होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो मेडिसिन के जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, उसके लिए भी हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूज होता है। अपने डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस को, तो एनालिसिस की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। आपको फ्लो चार्ट देख के समझ आ रहा होगा ये दो टाइप का होता है, इंस्ट्रूमेंटल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल। अब बात करें हमें इंस्ट्रूमेंटल की, तो वो फर्दर 4 टाइप्स में, 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। उसमें सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रो एनालिसिस, मतलब जिसमें हम इलेक्ट्रिकल वे में हम एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड एंड अदर इलेक्ट्रिकल मेथड। जैसे इसमें फर्दर प्रोसेसेस आती हैं इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, कंडक्टोमेट्री, कोलोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और वोल्टोमेट्री। देन स्पेक्ट्रल एनालिसिस, और इसमें टेक्निक्स आती हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टर्बिडिमेट्री, कॉलोरीमेट्री, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, AE स्पेक्ट्रोस्कोपी और AA स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सारी टेक्निक आती हैं हमारी स्पेक्ट्रल एनालिसिस में। देन आता है हमारा क्रोमेटोग्राफी मेथड, जिसमें हम कलर डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें आती है हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गई है, HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC, ये सब इसमें आती हैं। देन उसके बाद आता है हमारा नॉन इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें हमारे 2 मेथड्स होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक जिसमें हम वेट का एनालिसिस करते हैं किसी भी सैंपल या सब्सटेंस के।
देन वॉल्यूमेट्रिक में इसमें हम वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं और इसमें क्या क्या प्रोसेस आती हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और इस सेमेस्टर में आपको सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना है, ये नॉन इंस्ट्रूमेंटल वाला। बाकी का आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, बाकी अपने आने वाले अगले सेमेस्टर में। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। अब कंसंट्रेशन किस चीज की होती है? किसी भी सोल्यूशन की। अब उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऐसी चीज होती है जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी सोल्यूशन में कितना अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, और जो हम सोल्यूट देखेंगे वो एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में देखेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो मेथड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? इसमें हम देखते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं सोल्यूट के, ये हम देखते हैं मोलैरिटी। और उसके बाद अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखो मोल्स की यूनिट होती है मोल। तो सबसे ऊपर क्या था हमारा फॉर्मूले में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल पर लीटर, क्योंकि हमारा नीचे डिनोमिनेटर में था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि था लीटर में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। एग्जाम्पल दे रखा है, 1 मोलर NaCl solution contains 1 mole, that is 58.5 ग्राम of NaCl in 1 liter of water। ठीक है। अब जो मोलैरिटी है उसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो जाती है हमारी कंसंट्रेशन टर्म, वो हो जाती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट। मतलब जो हमारा सल्यूट है उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, वो अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज आल्सो इन द लीटर। ठीक है। उसके बाद नॉर्मेलिटी जो होती है हमारी, वो केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड होती है, क्योंकि जो इक्विवेलेंट वेट होता है सब्सटेंस का वो उसी से पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करें मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी की। तो ये दोनों टर्म काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं सबको, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, इनमें डिफरेंस ये है, जो मोलैलिटी होती है वो स्मॉल m से डिनोट की जाती है। देन इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, इसमें वेट आता है सॉल्वेंट का, कितना वेट है सॉल्वेंट का वो आता है इसमें, दैट इज आल्सो इन केजी, और इसकी यूनिट हो जाती है मोल्स पर केजी। देन जो हमारी मोलैरिटी होती है, ये टेम्परेचर में जो चेंज होता है उसके साथ चेंज नहीं होती, जो कि हमारी मोलैरिटी होती थी, क्योंकि ये जो होती है मास पे डिपेंड होता है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं होता। क्योंकि देखो मास ही तो लिया हमने, यहाँ पे वेट ही तो लिया सॉल्वेंट, वॉल्यूम तो नहीं लिया। वॉल्यूम हमने कहाँ लिया था, मोलैरिटी में, इसलिए वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट थी। देन आ जाती है हमारी परसेंटेज कंसेंट्रेशंस, जो हम परसेंटेज में करते हैं एक्सप्रेस, जैसे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, W/V का मतलब वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब होता है कि आप ग्राम्स में लेंगे सोल्यूट को, किसमें, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। देखो वेट मतलब ऊपर वेट में लेंगे, तो वेट हमने मान लिया उसके कि हम ग्राम्स में लेंगे वेट सोल्यूट का। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है हमारा वो ml में लेंगे हम, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में जितना भी हमारा ग्राम में वेट लेंगे सोल्यूट का वो हो जाएगा, उसे हम एक्सप्रेस करेंगे एज अ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। देन आता है परसेंटेज वेट बाई वेट। इसमें क्या होता है, जितना इसमें सल्यूट का वेट लेंगे, किसके उसमें लेंगे रिस्पेक्ट में, तो 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में लेंगे, इसमें सोल्यूशन का भी वॉल्यूम नहीं वेट ही लेंगे। देन आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही वॉल्यूम लेते हैं। ओके। तो ये भी आपको हम कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे, तो उसके लिए तो आपको हमारे जो चैनल के शॉर्ट्स वगैरह होते हैं उन पे आपको अच्छे से ट्यून रहना पड़ेगा। देन लास्ट जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म आता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम ppm बोलते हैं, या फिर एक और होता है वो होता है पार्ट्स पर बिलियन। इसमें क्या होता है, ये जब यूज किया जाता है जब हमारा सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट तो मतलब क्या है, उसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, उसी को हम बोलते हैं डाइल्यूट। तो अब कंसंट्रेशन कम है तो
मतलब मिलियन पार्ट्स में देखा जाएगा कि इतने मिलियन सॉल्वेंट के पार्ट्स में इतना सॉल्यूट है, ऐसे करके। तो जैसे 1 ppm का मीन्स क्या होगा? 1 mg ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर पूरा सोल्यूशन है, उसमें सिर्फ 1 mg सल्यूट जब होगा उसे हम बोलेंगे कि ये हमारा 1 ppm सोल्यूशन है। एंड ऐसे ही देखें हम 1 ppb यानी कि पार्ट्स पर बिलियन, उसमें क्या होगा? 1 माइक्रोग्राम होगा 1 लीटर में। अब माइक्रोग्राम क्या होता है? 10⁻⁻⁶। मिलीग्राम 10⁻⁻3। ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड ऐसा सब्सटेंस बोल सकते हो आप जिसकी हमें प्योरिटी पता है कि 100% प्योर है, देन कंसेंट्रेशन है भी उसकी नोन है हमें, और ये ना बेसिकली रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। मतलब आपने देखे होंगे ना वो आइडियल बच्चे, शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी की लड़की, जिसका हम ना हर किसी का रेफरेंस के लिए यूज करते हैं कि अरे उससे देखो उससे देखो। तो वही चीज है कंसेंट, जो हमारे स्टैंडर्ड की है। उसकी हमें प्योरिटी पता है, कंसंट्रेशन पता है। देन अभी बेंचमार्क की तरह काम करता है कंपैरिजन के लिए, जैसे शर्मा जी के बच्चे बेंचमार्क के लिए काम करते हैं सबके लिए। देन इस कैसे काम करता है, क्या कंपैरिजन करेंगे हम? तो अगर किसी चीज की हमें स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है या फिर कंसंट्रेशन का कंपैरिजन करना है, तब हम यूज करते हैं हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। ओके। तो बेसिकली ये टाइट्रेशन में यूज होते हैं। टाइट्रेशन आपने अपनी अपनी लैब्स में परफॉर्म किया होगा। उसमें हमारा एक नोन होता है सॉल्यूशन और एक अननोन होता है। हम उसे नोन जो होता है, नोन कंसंट्रेशन वाला, उसे यूज करते हैं हम अननोन कंसंट्रेशन वाले की, अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन यूज डिटरमाइन करने के लिए। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें कि यूजेस क्या क्या होते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के, तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने में काम आ जाता है। अब स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे जिसकी हमें पता ही एक्यूरेट ही है, इसकी स्ट्रेंथ भी हमें नोन है, कंसंट्रेशन भी नोन है, सब कुछ नोन है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारा तभी बना पाएंगे जब हमें सब कुछ पता होगा। देन जो हमारे रिएजेंट्स होते हैं उनके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, जैसे कि अभी देखा हमने टाइट्रेशन में, उनका स्टैंडर्डाइजेशन ही तो करते हैं, जैसे एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी यूज होता है। देन ऐसे या क्वालिटी कंट्रोल। अब ऐसे क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल ऐसे में जैसे हमें किसी की पोटेंसी चेक करनी है किसी सोल्यूशन की, या उसकी प्योरिटी चेक करनी है, तब हम यूज करते हैं अपना स्टैंडर्ड्स। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पोटेंशियोमीटर, इन सबको कैलिब्रेट करने के लिए हम यूज करते हैं अपना स्टैंडर्ड्स। उसके बाद हमें किसी भी चीज की एक्यूरेसी या कंसिस्टेंसी को एनालाइज करना हो, इंश्योर करना हो, तब हम अपने स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं। ओके। अब हमने देख लिया स्टैंडर्ड, अब देख रहे हैं इसके टाइप्स। तो दो टाइप का होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? मतलब ऐसे चीज, ऐसे सब्सटेंस जो कि बिल्कुल प्योर केमिकल है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है और हाईली प्योर है, वो होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड। देन जब हम इसे डिसॉल्व करते हैं एक नोन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, लाइक हमने 100 ml सॉल्वेंट ले लिया, उसमें हमने प्योर सब्सटेंस को डिसॉल्व किया, प्योर स्टैंडर्ड को, तो वो बन जाएगा प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ओके। देन उसके बाद ये जो सोल्यूशन है ये बेसिकली अदर सोल्यूशन को, मतलब अगर हमें किसी और सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना है उसके लिए यूज होते हैं। जैसे कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड को हमें स्टैंडर्डाइज करना है तो उसके लिए यूज होते हैं हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। अब हम देखें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड में, मतलब कैसा होना चाहिए अपना प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सबसे पहले तो हमने देखा था कि 100% प्योर होता है, हाईली प्योर होता है, तो 100% प्योर होना चाहिए। देन वो स्टेबल होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत रूम टेम्परेचर पे आया और डिकम्पोज होने लग गया या फिर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद उसका नॉन मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, नॉन इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए, मतलब हर चीज हमें नॉन होनी चाहिए। उसके बाद हाईली स्टेबल होना चाहिए और लेस रिएक्टिव होना चाहिए। अब देखो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का यही रिलेशन है, मतलब ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर कोई चीज हाईली स्टेबल है तो वो लेस रिएक्टिव होगी। देन उसके बाद नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही रख दिया और उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर दिया और थोड़ा सा वो ऐसा हो गया, मॉइस्ट मॉइस्ट हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं आपको यूज करने के बाद या फिर आपका काम नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। उसके बाद
चीप होना चाहिए कि हर कोई अफोर्ड कर ले, देन इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अवेलेबल ही नहीं है, आप जा रहे हो और उसके बाद ये अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड के कुछ एग्जाम्पल की बात की जाए, तो जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है हमारा, उसमें सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड और बेंजोइक एसिड हम यूज करते हैं एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। रिडॉक्स टाइट्रेशन में पोटेशियम ब्रोमेट, सोडियम ऑक्सलेट एंड कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड यूज करते हैं हम। देन उसके बाद कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम मेटेलिक जिंक, जिंक क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड यूज करते हैं एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो ये सब एग्जांपल है, आप ये सब देख सकते हो आप। बात करें हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड की, तो ये ऐसी केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हम जिन्हें स्टैंडर्डाइज करते हैं बाय द यूज ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। ऐसा नहीं होता कि ये पहले से प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह 100% प्योर है या फिर इनकी हमें कंसेंट्रेशन वगैरह पता है। ऐसा नहीं होता है। ये सब हम कैसे पता करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज करके पता करते हैं। देन उसके बाद ये यूज होते हैं हमारे जो भी एनालिसिस वगैरह हो गई उसमें, या फिर इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन में यूज होते हैं। अब इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं, इतने ज्यादा प्राइमरी स्टैंडर्ड्स नहीं है। ऐसे सब्सटेंस इतने ज्यादा नहीं है जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड वाली कंडीशन को क्वालिफाई करते हैं। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की। इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो लेस प्योर होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड से, लेस स्टेबल होते हैं। ओके, अब लेस स्टेबल है तो मोर रिएक्टिव भी होते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, मतलब ऐसा होता है कि मॉइस्चर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से। उसके बाद इन्हें हम टाइट्रेट करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करते हैं, मतलब इधर प्राइमरी स्टैंडर्ड को हम यूज करते हैं एज द नोन कंसेंट्रेशन, और फिर इन्हें हम टाइट्रेट करते हैं या फिर स्टैंडर्डाइज करते हैं, ये भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में जैसे HCl और सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिडॉक्स टाइट्रेशन में पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सोडियम थायोसल्फेट यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में पोटेशियम थायोसाइनेट या अमोनियम थायोसाइनेट यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में डाइसोडियम इथिडेट, यानी इसे हम EDTA भी बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट। देन लीड नाइट्रेट। ओके, तो ये सब हम यूज कर सकते हैं, आप ये एग्जांपल भी देख सकते हो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के। सो इतना ही था हमारा आज का सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने आगे के टॉपिक इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो इफ यू लाइक द contents, like, share and subscribe our channel. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो you can ask us in the comment section, and thank you for watching.